जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ एसआई का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और ये प्री का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन पेपर दिखा करके, आप लोग के जो भी मन में डाउट होगा। तो पहले बता दो, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन जो हो गया वो 3 नंबर का हो गया। तो इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, केवल मैं 30 क्वेश्चन आज करवाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इसमें मैथ का ही पोर्शन होने वाला है। और उसके बाद जो हमारे 70 क्वेश्चन बच गए तो उसको अलग अलग 2 वीडियो में लेके आऊँगा। 35 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे, 35 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद बहुत लोगों के मन में डाउट था क्या होगा करके इसमें माइनस मार्किंग वगैरह के लिए, तो यहाँ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला लाइन वही लिखी गई है। ठीक है, तीसरी लाइन यहाँ पे पढ़िए, गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बोला था जब इसके लिए राजपत्र आएगा तब मैं पेपर लेके आऊँगा आप लोग के लिए। बहुत लोग डिमांड करते हैं, आज मैं पेपर लेके आप लोग के लिए आ गया हूँ यहाँ पे। और आप लोग चाहें तो कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूँ, समय आपके लिए केवल 2 घंटा रहेगा। भले 300 नंबर का पेपर है, मतलब 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट का समय है, तो मैं 2 घंटे की वीडियो यहाँ पर नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेना। बाई लैंग्वेज में दिखाऊंगा, इधर आपको इंग्लिश दिखेगी, इधर आपको हिंदी दिखेगा। ठीक है, प्रश्न पहला लेते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चुनाव आयोग, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही देता है मान्यता राजनीतिक दलों को। बीजेपी है उसको मान्यता कौन देगा? यही देगा। कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, जो भी होगा सभी को मान्यता चुनाव आयोग देगा। आप लोग इसके अध्यक्ष कौन है वो भी आप लोग देख लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरा देखिए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त हों, मतलब वो ना हो, उपस्थित ना हो, व्यक्तियों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब उनके कर्तव्यों का निष्पादन कौन करेगा जब राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन बनेगा? अगर राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट अब्सेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, उनकी चेयर पे बैठेगा, अगर वो भी नहीं है तो कौन बनता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें शामिल है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को बहुत डाउट है इसमें, बहुत लोग निकोटीन इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सेकंड है निकोटीन, तीसरा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका मैंने गूगल सर्च किया है, मेरे पास इसका ऑफिशियल आंसर नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अपनी सर्च से और अपनी मेहनत से बता रहा हूँ। आप लोग चाहो तो एक बार और सर्च कर सकते हो। इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू शब्द का इस्तेमाल किया है, निकोटीन का इस्तेमाल करेगा। अगर आपको सिगरेट वगैरह बोला जाएगा तो उसके लिए आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 7,000 से अधिक ऐसे विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। उसमें लगभग 250 जो होते हैं तंबाकू में वो कैंसर कारक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आप लोग को ऐसा लगता है दूसरा तो आप लोग देख सकते हैं, इसको और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलूँगा, कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इंग्लिश वाले लोग यहाँ देखते हुए चलेंगे। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है भिन्नात्मक आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा है आसवन और चौथा है शोयन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भिन्नात्मक आसवन। आसवन भी दिया गया है, भिन्नात्मक आसवन, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग चीज़ें यहाँ से निकलती है, इसको भिन्नात्मक बोलते हैं। अलग टेम्परेचर पेट्रोलियम निकलेगा, फिर उसके बाद मिट्टी का तेल निकलता है, फिर केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल ही हो गया, उसके बाद गैसोलीन वगैरह बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे निकलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक आसवन कहते हैं। इसको आप लोग अगर सर्च करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका डायग्राम निकल के आता है कि इस टेम्परेचर में कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, 5वां देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? गैस पूछा है। ऑप्शन ए है हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मामूली नाभिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो बिजली का बल्ब होता है, लट्टू जिसको हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसका फिलामेंट किसका होता है? अंदर में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है।
और जो हीटर रहता है जिसमें आप लोग खाना पकाते हैं, ऐसे ऐसा कॉइल जिसमें रहता है, उसका जो तार रहता है वो नाइक्रोम का तार रहता है। इस लोग आप लोग को दोनों चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब के अंदर हवा नाइट्रोजन है, उसका फिलामेंट किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। और जो हीटर रहता है, हीटर जिसमें ऐसी वायर लगी रहती है, खाना पकाते हैं, उसकी तार जो होती है वो नाइक्रोम की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा, ठीक है। 600, यहाँ पे 600 बोला है, का 3/4, का मतलब होता है गुणा, और उसके बाद फिर से बोला है का 60%, मतलब 60/% में डालने के लिए 100 कर दी। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जीरो से ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको काट लीजिए, कितने बार में जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, 6 × 3 × 15, तो 15 छक्के 90 हो गया, और गुणित में 3 बच जाएगा, तो 9 × 27 मतलब 270, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग को सिंपल सा मैथ्स आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। अभी लेवल बढ़ गया है, ये कम से कम 2012-13 का पेपर है जो मैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 10 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। देखो एक्चुअली क्या है, इनका अंतर कितना क्या है, ये 8 किलोमीटर चोर भाग रहा है और ये 10 किलोमीटर से भाग रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर है ना, प्रति घंटा पर आवर का अंतर चल रहा है। और उसको पुलिस को कवर कितना करना है, केवल 100 ही मीटर कवर करना है, केवल 100 ही मीटर आगे है ना। तो 100 ही मीटर आगे है तो केवल उसको कितना कवर करना है, 100 मीटर कवर करना। देखो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर कितने घंटे में जाता है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में जाता है, साधारण भाषा में बता रहा हूँ मैं। तो 1 मीटर की मैं बात करूँ तो कितने जाएगा, 60/2000, ठीक है, साधारण भाषा में 2000, जबकि जमा करके उसको जाना कितना, 100 मीटर ही तो कवर करना है, केवल 100 ही मीटर तो आगे, इसको 100 से गुणा कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया, अब 2 से ये 3 बार में ये भी कैंसिल हो गया। तो साधारण भाषा में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 3 आया था हमारा, 3 मिनट में क्या करेगा, वो उसको पकड़ लेगा। इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में पढ़ते चलिएगा, मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, नहीं तो पेपर बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मच्छर से अगर मलेरिया होता है, मच्छर से अगर मलेरिया होता है तो कुत्ता से क्या होगा, मतलब एक्चुअली काटने से होता है ना, तो कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, रेबीज, है ना। रेबीज जो होता है कुत्ता काटने से होता है। तो इस प्रकार से आप रीजनिंग का प्रश्न है, ये कोई जीएस नहीं है, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और उसका 20 दिया हुआ है, बीच में गैप है, मतलब आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। 40 दिया हुआ है और 53 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार देखिए दोस्तों, 8 दिया हुआ है, 8 के बाद क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 के बाद 20 दिया हुआ है, हमको अगला नंबर ढूंढना है, और 40 दिया हुआ है और 53 दिया हुआ है। तो इसको ढूंढने के लिए 8 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। 13 और 20 के बीच में अंतर कितना है, 7। देखो यहाँ से 2-2 का अंतर बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो 7 के बाद अगला अंतर क्या आना चाहिए हमारा, 9 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 29 रख दूं तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, लेकिन हमको आगे भी देखना पड़ेगा, 2-2 के अंतर में इसके और इसके बीच में 11 का अंतर होना चाहिए। तो 40 में से आप 29 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 के बाद फिर क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ भी अंतर सब बराबर है, तो मतलब जो हमने ये अंतर बैठाया है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर कितने का अंतर चल रहा है, 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का। हम लोग सिर्फ अंकों के बीच का अंतर निकाल करके इसको निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर भी से वैसा ही आ गया है, मैथ्स बहुत अच्छा यहाँ पे मैथ्स पूछा जा रहा है, आप लोग अच्छे इसको पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2, 4, 3, 7, 6, 9, 7, ठीक है, 6, 9, 7 एवं आ मतलब कोई x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, का औसत 6 है, तो आ का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं योग निकाल दे रहा हूँ सभी का, 2 + 4, ठीक है, +3 + 5 + 6 + 9 + 7 + 1 और a है, इसको a मान लेता हूँ। ये सभी का योग किसका कितने बराबर होगा, 6 में उस संख्या का गुणा कर देंगे जितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसको मिलाकर के 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से, ठीक है। तो 6 × 8 = 48, 48 किसके बराबर हो जाएगा, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 9, 29, 29, 7, 36, 36 + a बराबर कितना हो गया,
यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 48 में से आप लोग क्या करेंगे, 36 घटा देंगे तो 8 4 कितना आ गया 12। तो 12 हो जाएगा क्या आपका आंसर, ए का मान यहाँ से निकल गया, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को मैथ्स पढ़ना है तो मेरे चैनल पे मैथ्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आप जाके अलग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को मैथ्स तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 11। यहाँ पे कह रहा है 11 योग सीख रहे 11 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। तो 10 व्यक्ति में मान लेता हूँ और जो योग सीखने वाले कितने हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 32 वर्ष है, ठीक है। 10 लोग की औसत आयु मतलब 32 है, तो उनकी कुल आयु का योग कितना हो जाएगा 320, ठीक है। 32 लोग हैं ना, 320 हो जाएगा। उससे प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर अब 10 आदमी थे, प्रशिक्षक और आ जाएगा तो 11 आदमी हो जाएंगे। औसत आयु बढ़कर के कितनी वर्ष हो गई 34 वर्ष हो गई। तो अब कितनी बढ़ गए वो लोग 34 हो गए औसत आयु। तो अब कितना हो जाएगा 11 चौक 44 का 4 होगा, यहाँ पे हासिल 4 आ जाएगी, 11 33 4 37। अब उनके कुल आयु का योग 374 हो गया। तो प्रशिक्षक की आयु क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 320 आयु हो रही थी, प्रशिक्षक के आने से 374 आयु हो गई, मतलब आयु का योग हो गया। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 4 में 0 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो मतलब प्रशिक्षक की आयु कितने वर्ष हो गई 54 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या है हमारा 54 ईयर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहीं पे मैथ्स बताते हुए चलूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों मैं। देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% कितना होगा। तो देखो दोस्तों किसी अंक का आपको बोला है, कोई भी अंक ले लो, फिर से देखता हूँ, देखो कोई भी अंक ले लो, मतलब x ले लिया मैंने, कोई अंक का मतलब गुणा होता है 25% मतलब 25/100, 25 है, ये 25 है ना, 25/100 बराबर कितना होता है 25% 20 है, 20 कहा दिया है आपको। तो उस अंक का 40% निकालो, तो इसको अंक का मान निकाल लीजिए आप लोग। 25 से 4 बार में कट जाएगा और 4 यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 20 चौक 80, 80 तो x का मान आया है, ये थोड़ी हमको बताना है, हमको बताना है उस अंक का 40%। तो 80 का देखो पहला ही ऑप्शन 80 लिखा हुआ है, उसको टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 80 का आपको क्या निकालना पड़ेगा 40%, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 0, 8 चौक 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32। अगर किसी का 25% 20 है तो उसका 50% ही 40 हो जाता है ना। तो हमको 50 नहीं निकालना, हमको 40% निकालना है, तो वो थोड़ा सा कम ही आएगा, कॉमन सी बात है। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 32। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी मैथ्स है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो पहले हमको दिशा बनाना पड़ेगा। ये हम दिशा बना लिए, ये हो गया ईस्ट मतलब पूर्व, ये हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया वेस्ट मतलब पश्चिम, ये साउथ मतलब दक्षिण। क्या बोले दक्षिण की ओर में लड़की में मैं उधर इस तरफ ही मुंह कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है। तो जैसे आप लोग को पता होगा दोस्तों ये तो 90 डिग्री होता है, तो हमको घड़ी की दिशा मतलब कैसे, घड़ी तो ऐसे चलती है तो हमको ऐसे मुड़ना है। कितना मुड़ना है 60 डिग्री। यहाँ से हमने इसका मुंह इधर हो गया और इसका मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, हमने 60 मुड़ा है, यहाँ पे 30 अभी क्या हुआ है, ये 30 बचा हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री मुड़ती है। आगे कहता है इसके बाद वह घड़ी की उल्टी दिशा में 100 डिग्री मुड़ती है। तो ये हम लोग ऐसे मुड़े थे, घड़ी की दिशा में थी, अब हमको ऐसे मुड़ना है घड़ी के विपरीत दिशा में। अब कितना मुड़ना है 100 मुड़ना है, तो 60 तो वापस आएगा, यहाँ पे लड़की वापस आएगी तो उसका 60 तो कवर हो जाएगा, तो इतना एक्स्ट्रा मुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। मतलब वो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, 40 एंगल है, 60 ये हुआ, ये वाला 60 हुआ और ये वाला 40 हो गया, ठीक है। प्रश्न कहता है वह अब किस दिशा की ओर मुंह करे खड़ी। तो बहुत सिंपल है, ये तो इस दिशा की ओर मुंह करे खड़ी है, हमने घुमाया उसको, तो दिशा कौन सी हो गई पूर्व और दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व। तो पहला ही ऑप्शन है इसका, देखिए दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर क्या हो जाएगा उसका अब मुंह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 50 नेचुरल नंबर का योग क्या है। नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, यहाँ भी नेचुरल लिख दिया है और हिंदी भी नेचुरल लिख दिया है, प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या का 2 फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो योग निकालने के लिए। तो पहला फॉर्मूला होता है n/2 होता है पहला नंबर और लास्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो 50 नेचुरल नंबर क्या होता है प्राकृत संख्या, मतलब 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। तो पहला नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा नंबर लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 50। n का मान क्या रहेगा, यहाँ पे 50 रहेगी, 50 तक हमको निकालना है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला में 50 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50/2 प्लस पहला नंबर 1 प्लस अंतिम नंबर क्या है 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ 25, तो 25 हो जाएगा, इसको 2 बार में कट जाएगा तो 25 गुणित क्या हो जाएगा 50 और 1 51,
ठीक है, सॉरी 50 और 1 51। तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25 का 5 हो जाएगा और यहाँ पे हासिल आ जाएगी 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो हमारा आंसर कितना है 1275। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1275। अदरवाइज एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं, n ब्रैकेट में क्या होता है n प्लस 1 ऐसा होता है और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होता है 50 हो जाता है और यहाँ पे अंदर क्या n+1 मतलब यहाँ पे 51 हो जाता है और इसको टोटल 2 से डिवाइड करते हैं, कुल मिलाकर के संख्या वही आ जाती है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2 टेबल 3 कुर्सी का मूल्य 3500 रुपये है तथा 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपये है। टेबल का मूल्य क्या है, मतलब एक टेबल का आपको मूल्य निकालना है। तो 2 टेबल मतलब 2t कर देता हूँ, प्लस क्या दिया है 3 कुर्सी तो 3 चेयर सी कर देता हूँ। 3 चेयर का मूल्य कितना दिया है आपको 3500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है 3 टेबल, फिर आगे बोलता है 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी 2 चेयर का मूल्य कितना दिया हुआ है 4000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 4000 रुपये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग तिर्यक गुणनखंड सॉरी जो अपन लोग वो वाला ट्रिक लगाते हैं ऊपर नीचे गुणा करने वाला, उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको इसमें गुणा कर दीजिए और इसको इसमें गुणा कर दीजिए, विलोपन विधि कहते हैं इसको। तो 3 से ऊपर वाले इक्वेशन को पूरे में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 से गुणा करता हूँ इसको, 3 दूनी 6 6t हो जाएगा। 6t प्लस 3 तिया 9c बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 पंजे 15 5 हासिल 1 3 3 और 1 10 10,050 हो जाएगा। और ये जो 2t है उसको नीचे वाले से गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 6t हो जाएगा। फिर 3 से 2 से गुणा कर 2 दूनी 4c हो जाएगा प्लस 4000 कितना हो जाएगा 8000 रुपये। ऐसा इसलिए करते हैं, इसको विलोपन विधि कहा जाता है। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। तो ये t वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं माइनस करने से। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5c आ जाएगा और यहाँ 10,500 में से 8000 कैंसिल हो जाएगा तो 2500 रुपये बचेगा। तो यहाँ से आप देखिए 5c है, ची मतलब चेयर है, तो एक चेयर का मान आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक चेयर का मान कितना आ जाएगा 500 रुपये यहाँ से आ जाएगा। अब चेयर का मान आप लोग को मालूम चल गया है, चेयर का मान आप लोग को क्या चल गया है मालूम चल गया है। तो चेयर का वैल्यू कहीं पर भी आप रख देंगे। देखो चेयर का वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, 2 चेयर है मतलब एक चेयर 500 की, 2 चेयर कितनी की हो जाएगी 1000 की हो जाएगी। तो 3t वैसे ही रहेगा, टेबल प्लस 2 चेयर कितने का हो जाएगा 1000 का हो जाएगा और इसका मान कितना दिया हुआ है टोटल 4000 रुपये। तो यहाँ पर 3t का मान कितना आ जाएगा 3000 रुपये, 3000 रुपये और एक टेबल का मान कितना आ जाएगा उसके बाद 1000 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैथ से क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबे भी पढ़ते हैं, मैं आराम से टेक्निक से बनाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं ज़्यादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करती हैं। तो 12 मशीन इसको गुणा करना पड़ता है सिर्फ। ठीक है, 7 घंटे काम करती हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं और 18 दिवस में उनको टाइम लगता है। यह काम जो होगा वो किसके बराबर है 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे काम करके। 16 मशीन है, प्रतिदिन कितना घंटा काम करेंगी 9 दिन काम करेंगी, तो कितने दिनों में दुगना कार्य पूरा कर लेंगे। तो कितने दिनों में यहाँ पर दिन निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक बार कार्य कितने दिन में पूरा होगा, उसको हम लोग डबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 16 और 9 को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा इसके नीचे में क्या, इसको पक्षांतर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड 9 हो जाएगा। तो 9 से ये 2 बार में काट गया, 9 दूनी 18, 4 से काटते हैं 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और ये 2 से क्या कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 तियाँ 21/2, 21/2 दिन लगेंगे उनको एक काम करने में। लेकिन प्रश्न में कहा इसका दुगना काम करना है, तो हमको काम समय को कितना करना पड़ेगा, समय भी दुगना लग जाएगा। तो 2 से 2 और कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचा सिर्फ 21 बचा है। कहने का मतलब है अगर उतना ही काम करना होता तो 21 का आधा मतलब 10.5 दिन में हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि दुगना कार्य को पूरा करना है, तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो लगभग उसको 21 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैथ्स के पूरे क्वेश्चन चल रहे हैं, 17वां क्वेश्चन पहुंच गया हम लोग। आज 30 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहता है 4 वर्ष पूर्व ए और बी मतलब बा के औसत आयु 18 वर्ष थी। मतलब ए था और बी था 4 वर्ष पहले था,
इन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। मतलब इनके आयु का योग कितना हो गया है? 36 वर्ष हो गया है 4 वर्ष पहले की। वर्तमान आ, बा और सा की आयु का औसत आयु 24 वर्ष है। तो देखो ये तो औसत आयु 36 वर्ष थी, इन लोग का योग था। अब वर्तमान कह दिया है और ये 4 वर्ष पहले का दिया है, तो मतलब दोनों तो 4-4 साल तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो प्लस 4-4, तो मतलब कुल मिलाकर के इन लोग के ए और बी का वर्तमान आयु का योग कितना है? 36-4 44 वर्ष है। किसका? ए और बी का वर्तमान आयु कितना हो गया है? उसका योग कितना हो जाएगा? 44 वर्ष हो जाएगा। यहाँ याद रखिए दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है आ, बा और सा की औसत आयु 24 वर्ष है। तो ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 24 वर्ष दिया हुआ है। तो उनके आयु का योग कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर दोगे, सॉरी 3 से इसको गुणा कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 24 को 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 का 2, हाँ सिलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब वो तीनों मिलाकर के 72 वर्ष हैं। तो सा की 4 वर्ष बाद की आयु पूछा है, तो वर्तमान की आयु तो पहले हम लोग निकाले हैं। अभी तीनों का योग कितना है? वर्तमान में 72 वर्ष है, लेकिन ए और बी अकेले ही 44 वर्ष के हैं। तो जो सा का वर्तमान आयु है वो 72 में है, सॉरी यहाँ 72 होगा, 72 में से हम लोग क्या करते हैं? 44 को माइनस कर देते हैं, तो 12 में 4 जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 की जगह 6 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2। जो सा है, सा वो अभी 28 वर्ष का है। क्वेश्चन पूछा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसमें 28 में 4 और जोड़ दीजिए, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो 32 वर्ष का हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसी वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद की आयु सा की 32 वर्ष होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे देखिए, संघीय क्षेत्र के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, संघ केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको देखते हैं। कहीं पे प्रशासक होते हैं, कहीं पे उपराज्यपाल होते हैं। जो राज्य होते हैं वहाँ राज्यपाल मतलब गवर्नर होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सचिन तेंदुलकर अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस शहर में पूरा किया? तो दोस्तों उस समय सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे होंगे, 100 शतक लगाए होंगे उन्होंने। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इस समय ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। इस समय आपको विराट कोहली से संबंधित या ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कोलकाता में मैच चल रहा था, ढाका मैच चल रहा था, चिटगांव कहाँ है? चटगांव बोलते हैं इसको, ये भी बांग्लादेश में है। ढाका भी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। और कराची ये पाकिस्तान का शहर है एक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ढाका में, मतलब ढाका में मैच चल रहा था, और वो जो मैच हो रहा था वो मीरपुर में हो रहा था, ठीक है दोस्तों। ये भी बांग्लादेश में है, मीरपुर में मैच चल रहा था, और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी ने अपना 100 शतक पूरे किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी का जन्म स्थल क्या है? महात्मा गांधी का जन्म स्थल आप सभी को पता है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में था। ये याद रखिएगा दोस्तों। ये गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है, ठीक है। राजकोट और पोरबंदर, राजकोट और अहमदाबाद ये भी महत्वपूर्ण शहर गुजरात के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सरल क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब दी गई थी? तो सन 1942 में दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें बहुत ही फेमस नारा दिया था। वो नारा का नाम था करो या मरो। ये बार बार पूछता है करो या मरो। गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन उन्हें मरो वाली बात बोल दी थी, इसलिए ये नारा बहुत ज़्यादा फेमस था कि करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जी कहाँ आएंगे हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप लोग ईयर देखिएगा, थोड़ा सा मुझे आ रहा है 1914 के आसपास की थी, मैं इसमें श्योर नहीं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है मौलाना आज़ाद, जिसको अबुल कलाम आज़ाद भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा।
मौलाना आज़ाद या अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। आप लोग महात्मा गांधी की पुस्तक, नेहरू की पुस्तक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि पुस्तक थी, है ना, तो इनकी पुस्तक भी आप लोग जरूर पढ़िए, पुस्तकों से प्रश्न आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ यही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, और उनसे संबंधित आप लोग और प्रश्न तैयार करिए। जैसे कि एक की रचना का यहाँ पूछा गया है, तो आप ये सभी की रचनाओं को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता है? देखिए दोस्तों, इस हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो अलग अलग कोचिंग सेंटर वाले बताते रहते हैं कि इससे इतने क्वेश्चन आए, इससे इतने क्वेश्चन आए, इससे इतने क्वेश्चन आए। तो उसे आप लोग खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, कॉलम बना करके वहाँ पॉइंट डालते जाए, 1 2 3 कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है, लेकिन जो RBI का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से होता है। याद रखना दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। क्वेश्चन है 25, 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, इसमें कह दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024। हालांकि मेरे हिसाब से ये उपरोक्त में से कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 KB बोला है, किलो बाइट बोला है, और यहाँ पे बिट्स पूछा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ बिट्स पूछा गया है, तो एक्चुअली क्या होता है, 8 बिट का होता है 1 बाइट, है ना। 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट BYT किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। हालांकि 1024 ये जो KB होगा, किलो बाइट होगा, वो 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो बाइट है ना, 1024 जो बाइट्स होंगे, BYT बाइट्स होंगे, वो 1 KB के बराबर जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पे बिट शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मतलब आप लोग ये देखिए कि कंप्यूटर से एक प्रश्न, मेमोरी से, कंप्यूटर की मेमोरी से भी एक प्रश्न आया हुआ है। ध्वनि सबसे तेज चलती है, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? शून्य में। शून्य क्या होता है? मतलब वैक्यूम, मतलब निर्वात। यहाँ पे शून्य, हिंदी ट्रांसलेशन करने भी नहीं आ रहा है पुलिस वालों के। वैक्यूम का मतलब शून्य नहीं होता है, इसको सही वर्ड होगा इसके लिए निर्वात। ठीक है, निर्वात इसके लिए सही वर्ड होगा। दूसरा स्टील, तो यही राइट आंसर होगा। स्टील मतलब क्या होता है? लोहे। लोहा में क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है लोहा। ठीक है, एक चीज़ और रखेंगे, जो साउंड है, ध्वनि है, उसको नापते किस में? एक DB होता है, डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है। ठीक है, और एक होता है हर्ट्ज। दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ हर्ट्ज से क्या नापी जाती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहा जाता है हिंदी में। आवृत्ति। आवृत्ति किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। और जो ध्वनि की तीव्रता है DB, मतलब वो 80 dB है कि 90 dB है। 90 dB तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है, 80 dB 90 dB किससे नापते हैं? DB मतलब डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। यहाँ पे देखिए, देखो, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु विखंडन, परमाणु विस्फोट, परमाणु विलयन और श्रृंखला अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश वालों का अच्छा रहता है, हिंदी में ट्रांसलेशन करने में गलत हो जाता है, तो हमेशा आप इंग्लिश को भी एक बार प्रीफर कीजिए। यहाँ पे परमाणु बम नहीं कहा गया, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पूछा गया है। तो जो परमाणु जो लिखा गया है उसको नाभिक बोल सकते हैं। नाभिकीय विखंडन है पहला ऑप्शन, नाभिकीय विस्फोट हो जाएगा, और नाभिकीय विलयन मतलब संलयन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन होगा। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो नाभिकीय संलयन में काम करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 हल्के हल्के नाभिक मिल करके नाभिकीय संलयन में एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और इस सूर्य में जो घटना हो रही है, हमारे सन में हो रही है, वो भी क्या है? नाभिकीय संलयन की घटना है। ठीक है, नाभिकीय संलयन 1000 गुना जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम एज कंपेयर टू परमाणु बम। परमाणु बम तो चलो ठीक है, सह भी लोग हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था, लेकिन हाइड्रोजन बम अगर कहीं गिराया जाएगा तो 1000 गुना जो है उससे खतरनाक होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? ये उस समय की घटना है, बहुत पुरानी घटना। अब ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा। हालांकि जो करंट में अफगानिस्तान के साथ जो विद्रोह चल रहा है, अभी गाजा पट्टी में जो हुआ था इजराइल के साथ, आप लोग ये सब कुछ देखिए। गाजा पट्टी कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके करंट अफेयर भी है, मान लीजिए कोई करंट अफेयर भी लगता है, तो आपको वर्ल्ड का करंट अफेयर भी देखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि भारत का ही आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो मैं इसका जो राइट आंसर वो आपको फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब
चीज़ों को मैंने सर्च किया हुआ है, ओसामा बिन लादेन है वो इस्लामाबाद शहर के पास मरे ज़रूर थे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। उसका एक्चुअल जो था ये था अटोटाबाद था, और ये इस्लामाबाद लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर पड़ता है। तो अभी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी जो वर्तमान में जहाँ पे चल रहा है चीज़ें वो पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है आज की इस वीडियो को 29। NCTC का अर्थ क्या है? ठीक है, NCTC ये इसका स्टैंड्स फॉर मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है देखिए इंग्लिश में देखने में अच्छा लगता है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। चूंकि यहाँ पे आतंकवाद से रिलेटेड था ओसामा बिन लादेन, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते पुलिस वालों को एक क्वेश्चन मिल गया होगा जो यहाँ पे डाल दिया होगा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र। ये अमेरिका के तर्ज पर भारत में बनाया गया था, और नेशनल टेररिज्म काउंटर और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये जो था केंद्र ये बनाया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये किसके लिए है? NCTC का फुल फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ मैं बताता हूँ। CBI क्या है? CBI मतलब CBI स्टैंड्स फॉर, CBI बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चलता है ये कि CBI को हैंड ओवर कर दिया जाए, CBI से जांच कराई जाए। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, फुल फॉर्म देखिए इसका क्या हो जाएगा। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये खोजबीन करने की संस्था है। भारत की बहुत सारी जैसे संस्था हैं जो खोजबीन का काम करती हैं, जैसे कि एक CBI हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक IB हो गया ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक रॉ हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये सब के फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसरो जैसे कि उपग्रह से संबंधित है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म जो होते हैं भारतीय जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनको, एक ठो और होती है NIA होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो ये जो 4 एजेंसी है भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग इन्हीं पे, और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी यही 4 संस्थाओं के ऊपर पूरी डिपेंड रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अभी भी हमारे जो 70 क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं, अगले 2 वीडियो में उनको लेकर के आऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 2 वीडियो में जो स्टडी स्लेट में वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग शेयर कर दीजिए, और मैं जल्द ही अगले भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।